नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमर। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण संवेदनशील निर्णय लिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना आपदा के अलावा भी जो अनाथ बच्चे हैं, सरकार उनका भी पूरा ख्याल रखेगी। सरकार समाज के साथ मिलकर ऐसे बच्चों की शिक्षा, आश्रय और आहार की व्यवस्था करेगी। इसके लिए बहुत जल्द ही एक योजना की शुरुआत की जाएगी। सीएम ने कुछ जिलों की तारीफ की, लेकिन जिन्होंने अच्छी पहल की है, सीएम ने कहा कि हम किसी भी ऐसे बच्चे को नहीं छोड़ सकते जो मजबूर और परेशान हो। दूसरी बात आई थी अनाथ बच्चों के लिए, तो हम लोग आज ये फैसला भी कर रहे हैं कि कोविड के अलावा भी जो अनाथ बच्चे हैं उनको हम सड़कों पे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। समाज के साथ मिलकर सरकार ऐसे बच्चों की शिक्षा, ऐसे बच्चों के आश्रय की व्यवस्था और ऐसे बच्चों के आहार की व्यवस्था, जीवन यापन की संपूर्ण व्यवस्था करेगी। इसके लिए बहुत जल्दी हम एक योजना आपके सामने रखेंगे। एक अगर पिता भी कमाऊ है और वो चला गया और घर में कुछ नहीं है, तो इस मामले में भी बहुत गंभीरता से विचार करके हम संवेदनशील फैसला करेंगे। देखिए, अपनी सरकार है संवेदना से चलने वाली सरकार। लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हम जनता के सेवक हैं। तो ऐसे बच्चों को हम नहीं छोड़ सकते जो मजबूर और परेशान हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना पर प्रदेश के सभी जिलों की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के लोगों से एक साथ बातचीत की। कमेटी में शामिल जिला प्रशासन के साथ ही जनप्रतिनिधियों से शिवराज ने कोविड की समीक्षा की। इसके साथ ही तीसरी लहर की तैयारी को लेकर चर्चा की। क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम से चर्चा करते हुए सीएम शिवराज ने कहा, कोरोना लगभग काबू में है। उन्होंने कहा कि दूसरी लहर पर काबू पा लिया गया, अब तीसरी लहर पर हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि तीसरी लहर को रोकना बहुत जरूरी है। साथ ही सीएम ने घोषणा की कि अब शादियों में दोनों पक्षों की ओर से 20-20 लोग शामिल हो पाएंगे। सीएम ने कहा कि शादी में टेस्ट भी जरूरी हो, इसके लिए कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए। सबसे पहले तो मुझे जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को हृदय से धन्यवाद देना है। कोविड के महाविकट संकट में हमारे क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने सचमुच में अद्भुत काम किया है। हमारी तैयारी चाहिए, तीसरी लहर को हम आने से रोकेंगे या उसकी तीव्रता रोकेंगे, उसकी भयंकरता रोकेंगे। और वो रोकने की जो अपनी रणनीति है, नंबर 1, हम टेस्ट लगभग 80,000 रोज करेंगे प्रदेश में। कल भी लगभग 80,000 किए, उसमें से 274 पॉजिटिव आए। बाजार खुले, व्यापार हो, काम धंधे चले, वो भी चलाना है, लेकिन उसके साथ साथ संक्रमण को नियंत्रित भी करना है। और इसलिए टेस्ट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, आइसोलेशन और किल कोरोना अभियान, ये 4 इसको नियंत्रित करने के तरीके हमारे पास है कि पता चल जाए, इसमें छुपे ना। अब शादियों में जो अभी तक संख्या 10-10 थी, उसको बढ़ा के हम लोग ये तत्काल प्रभाव से करेंगे। 20-20 कर दी जाएगी दोनों पक्षों से, 20 वर पक्ष से और 20 वधू पक्ष से, तो लगभग 40 के आसपास संख्या हो जाएगी। तो शादियां में परिजन भाग ले सकेंगे। लेकिन एक बात और हम तय करते हैं इसके साथ ही कि टेस्ट जरूर, शादी जिस परिवार में हो, कलेक्टर सारे बैठे हैं, टेस्ट जरूर करवा लें सैंपल लेके, तो ये और सुरक्षित होगा। क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि जहां शादियां हुई वहां परिवार के परिवार संक्रमित हो गए और कई जगह तो जाने तक चली गई। इसलिए शादियों के मामले में प्रतिबंध था। लेकिन अब हम ये उचित संख्या होगी जिसमें कम संख्या में सुरक्षित शादियां हो पाएगी और हम लोग उनका टेस्ट भी करेंगे। सीहोर में शिवराज कैबिनेट का मंथन होगा।
शिवराज कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक होगी। सीहोर के होटल ग्रेस में यह मंथन होगा। सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक कल मंथन किया जाएगा। सीएम शिवराज सभी मंत्रियों के साथ कोरोना के बाद के हालात पर मंथन करेंगे। इससे पहले कोलार डैम पर भी मंत्रियों के साथ बैठक हो चुकी है। तो कल सीहोर में होगा शिवराज कैबिनेट की जो बैठक है वो होगी और कैबिनेट एक बार फिर से मंथन करने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है जो शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में चल रही है। हमारा एकमात्र लक्ष्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है आत्मनिर्भर भारत। हम सब ने मिलकर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संकल्प लिया है। और मध्य प्रदेश कब आत्मनिर्भर होगा? जब गांव, गरीब और किसान आत्मनिर्भर होगा, स्वावलंबी होगा, हर वर्ग युवा आत्मनिर्भर होगा, तब मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर होगा। मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा। इसके लिए हमने रोड मैप बनाया है और हमारे पास अभी 2.5 साल है। इन 2.5 साल के अंदर हमको मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना, हर क्षेत्र में बनाना, हर वर्ग को बनाना है। और उसके लिए हमने मंथन किया है और हमारी अनौपचारिक बैठक भी होती है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। मुख्यमंत्री जी सब मंत्रियों से अपने अपने विभागों के बारे में जानकारी लेते हैं, समीक्षा करते हैं कि क्या अच्छे से अच्छा हम कर सकें प्रदेश के हित में। अभी कोरोना के संकट के समय भी आपने देखा है कि आज हम 26वें स्थान पे आए पूरे देश में, जबकि कितने बड़े राज्य मध्य प्रदेश राज्य है। हमसे छोटे छोटे राज्यों में भी हमसे ज़्यादा पॉजिटिव केस। सीहोर में होने वाली अनौपचारिक कैबिनेट बैठक पर विपक्ष ने हमला बोला। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना के पीक में मंत्री नजर नहीं आए, अब जब जरूरत थी तब ये मंत्री कहां थे? मैं समझता हूं कि अभी तक वर्चुअल बैठकें होती रही हैं कैबिनेट की और मंगलवार को कैबिनेट है, तो मैं समझता हूं कि एक दूसरे से मिले भी नहीं हैं मंत्री और मुख्यमंत्री। या तो रहे ये लोग चुनावों में, और कोरोना का जो पीक था उस समय मंत्री कहीं दिखे नहीं फील्ड पे। तो निश्चित तौर पर ये मुख्यमंत्री हो सकता है ये असेसमेंट करेंगे भाई इतने जो ऐसा समय है जिस समय जनता को ज़रूरत थी उस समय कहाँ थे। और मुझे लग रहा है कि ये वही जगह है, इन्होंने इसके पहले भी की थी इस तरह की अनौपचारिक बैठकें, लेकिन ये वही जगह है जहाँ से एमपी सरकार ने कोरोना काल में आय बढ़ाने के लिए गोदामों में रखे अनाज को बेचने का फैसला लिया। प्रदेश के गोदामों में गेहूं, चना, मसूर और सरसों भरा हुआ है। पिछले 2 साल से अनाज गोदामों में पड़े हुए हैं। लाखों मीट्रिक टन गेहूं के साथ 7,63,000 टन चना, 1,433 मीट्रिक टन मसूर, 1,15,000 मीट्रिक टन सरसों का भंडार है। सरकार अब व्यापारियों को ये अनाज बेचेगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहू लाल सिंह के मुताबिक अनाज को बेचने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। मंत्री का कहना है कि अनाज गोदामों में रखे रखे खराब भी हो सकता है। ऐसे में सरकार ने इसे बेचकर अतिरिक्त आय कमाने का फैसला लिया है। चना, मूंग, सरसों जो भी भंडारण है 1-2 साल पुराना, उसको भी बेचने की कार्रवाई की जाएगी ताकि शासन का नुकसान न हो और शासन को फायदा हो। नहीं तो 3-4 साल बाद भी सड़ जाएगा। कितनी आय होगी सर इन सबको निकालने से? मैं समझता हूँ कि कई 100 करोड़ रुपए का फायदा शासन को होगा। जो हमारे पास भंडारण है वही कमेटी तय करेगी कि इस पर क्या कब तक हो जाएगा? मैं समझता हूँ कि 1-आध हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा। बात ग्वालियर की। ग्वालियर बिजली सब स्टेशन में शराब की खाली बोतलें देखने के बाद ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अफसरों को जमकर फटकार लगाई। यही नहीं, अफसरों को जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बता दें कि मंत्री जी सागर ताल सब स्टेशन का जायजा लेने पहुंचे थे, जहां सरकारी कैंपस में शराब की बोतलें मिलने के बाद मंत्री जी नाराज हो गए। निरीक्षण करने के दौरान मैंने जो पाया कि वहाँ पे शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं जो नहीं रहनी चाहिए। कैंपस सरकारी कैंपस है, उसके लिए मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए और
ऐसी अनियमितताएं कहीं दूसरी जगह न मिलें, यह भी सुनिश्चित करें। और एमपी विधानसभा की समितियों को पावरफुल बनाने की तैयारी हो रही है। विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम ने सभापतियों की बैठक बुलाई। सोमवार की बैठक में समितियों को पावरफुल बनाए जाने पर मंथन होगा। मंगलवार को नियम समिति के सामने रखे जाएंगे सुझाव और विधानसभा समितियों को सीधे प्रशासनिक अफसरों से जवाब तलब करने के अधिकार पर भी चर्चा होगी। कल जो बैठक है 11:30 बजे से, उसमें हमने जैसे हमारे दोनों पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उनको बुलाया है, सीतासरन जी को, प्रजापति जी को, हमारे जो सीनियर विधायक हैं उनको बुलाया है। उनके साथ बैठ कर के अपन ये विचार विमर्श करना चाहते हैं कि विधानसभा में जो समितियां काम करती हैं वो और प्रभावशाली कैसे हो सकती हैं, क्योंकि जो समितियां हैं उनका काम है कि विधानसभा के भीतर जो कार्रवाई संपन्न नहीं हुई या कोई बात इस तरह की आ गई या इस तरह के कथन आ गए, जिनका परीक्षण समितियां करती हैं। पर उसमें दिक्कत ये आती है कि जो पीएस को बुलाया जाता है, कई कारणों से वो नहीं आ पाते, तो जितना प्रभावी तरीके से उसके प्रतिवेदन आने चाहिए, कई समितियों में तो प्रतिवेदन आते ही नहीं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय सहस्त्रबुद्धे ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह खुद मुद्दों से भटकाने की राजनीति करते हैं। सीबीआई, आईटी, ईडी का यहां कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस सरकार के समय इन संस्थाओं ने घोटालों के बारे में क्या क्या कहा, पूरा देश जानता है। मैं मानता हूं कि उनका ये बयान अपने आप में भटकाने की जो उनकी राजनीति है उसका परिचायक है। यहाँ पर सीबीआई, सीएजी का कोई संबंध ही नहीं आया। और इन सारी संस्थाओं ने कांग्रेस का जब राज था, जब इनके नियुक्त व्यक्ति वहां पर थे, तब क्या क्या उनके घोटालों के बारे में कहा है वो सारा देश जानता है। इसलिए इस तरीके की गुमराह करने वाली बातें, विषय एक जगह जा रहा है और आप दूसरी जगह कुछ बात कर रहे, ये उनको शोभा नहीं देता। फिर के बाद आप सभी का स्वागत है। बात मुरैना की, जहां वन विभाग की गोली लगने से एक शख्स की मौत के बाद राजनीति तेज होती नजर आ रही है। अपने ही महकमे के सीनियर बीजेपी विधायक और जौरा विधायक सूबेदार सिंह रजौधा ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने वन अधिकारी अमित निकम और एसडीओ श्रद्धा पेंद्रे पर गंभीर आरोप लगाए। माफियाओं को छूट, पैसों की वसूली और गलत कार्रवाई का इल्जाम लगाया गया। साथ ही कहा कि इस बात की शिकायत सीएम शिवराज से भी की है। देखो, ये घटना तो दुखद है। मरने वाला ना तो रेत माफिया था, ना उसका कोई लेना देना था, लेकिन कई दिनों से एक ऐसा वातावरण चल रहा है। एक महिला है, कोई श्रद्धा पांडे रेपो, एक्शन इसका जवाब लेने वाले थे, तब तक एक सती माता पर मुझ पर आक्रमण कर दिया। जब उसने सती माता की घटना जो है, जो बेचारे घर से तुम गोली चलाओगे तो कहाँ ट्रैक्टर में लगाते, ट्रैक्टर तो बहुत लंबा चौड़ा होता है, वो तो बिल्कुल मदमस्त लापरवाह काम कर रहे थे। और डीएफओ का पूरा संरक्षण था इसमें, क्योंकि कोई घटना घटती, कोई ट्रैक्टर बरामद पकड़ा जाता या किसी आदमी की रिपोर्ट आती तो उसको पैसे का काम करता था। अंग्रेजों के शासन में अधिकारी काम करते होंगे, इस प्रकार से ये फॉरेस्ट विभाग कर रहा था। फॉरेस्ट विभाग तो पूरा स्वतंत्र विभाग है, लेकिन ये इसलिए नहीं किया जाता। इससे अंदाज़ा लगा दो कि खाली ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल वाला, फोर व्हीलर वाला, सिंध का रेत और माइनिंग की खदान का पत्थर के ट्रैक्टर उन्होंने रखे हैं, तो इनके पीछे मंशा क्या हो सकती है आप जान सकते हो। मध्य प्रदेश में खनन माफिया सरकारी सिस्टम पर हावी है। ग्वालियर चंबल अंचल में जब पुलिस और वन विभाग के अधिकारी अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो माफिया हमला करने से बाज नहीं आते। पिछले 15 सालों से ग्वालियर चंबल अंचल की नदियों से रेत निकालने का काम चल रहा है। इस पर रोक है, इसके बावजूद ऐसा हो रहा है। फिर भी नदियों के घाटों पर दिन रात अवैध खनन जारी है। अधिकारी और कर्मचारियों की मिली भगत के कारण ग्वालियर चंबल से हर महीने 100 करोड़ रुपए से अधिक की रेत का अवैध कारोबार हो रहा है, तो वहीं करोड़ों रुपए का
पत्थर भी अवैध उत्खनन कर निकाला जा रहा है। मुरैना के चंबल की रेत ग्वालियर तक आती है। जब भी पुलिस और वन विभाग की टीम ने रोकने की हिमाकत की है तो माफियाओं ने जानलेवा हमला किया है। हालांकि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अवैध उत्खनन करने वाले और पुलिस वन अमले पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसडीओ लगातार उस पर हमले हो रहे हैं। एक दर्जन से आपने अभी मुझे सूचना दी है, इस पर फौरन तहकीकात होगी। जरूरत है तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा, प्रशासन से भी बात करूंगा, जल्द से जल्द तहकीकात होगी, क्योंकि अवैध उत्खनन के खिलाफ मेरा झंडा सदैव बरकरार रहा है और इसका समाप्ति करना, इसमें दो पहलू हैं। जिन लोगों ने सरकार के साथ मसौदा पे हस्ताक्षर किया है और सरकार को रॉयल्टी दे रहे हैं, उन लोगों की रखवाली भी होनी चाहिए, क्योंकि सरकार को उसका पैसा भी मिल रहा है। आगर मालवा जिले में कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों को लेकर कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े ने बड़ा आरोप लगाया। विधायक विपिन वानखेड़े ने एक लिस्ट जारी कर दावा किया कि उनकी 48 पेज की लिस्ट के अनुसार जिले की आगर मालवा विधानसभा में अप्रैल और मई महीने में कुल 1346 लोगों की मौत हुई, जबकि प्रशासन द्वारा कोरोना की शुरुआत से लेकर अब तक जिले में मात्र 68 लोगों की ही मौत कोरोना से बताई गई। ऐसे में विधायक ने आरोप लगाया कि पूरे जिले में मृतकों की संख्या और भी ज्यादा होगी। अभी केवल आगर विधानसभा की ही सूची जारी की गई। विधायक ने बाकायदा ग्रामवार मृतकों के नाम समेत सूची जारी की। उन्होंने सरकार से इस पर जवाब मांगा है। झूठे आंकड़े जारी कर रहे हैं। कोरोना से जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके मृत्यु प्रमाण पत्र में कोरोना लिखा नहीं जा रहा है, कोरोना के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। आगर जिले में जिला प्रशासन ने कोरोना से मृत्यु के आंकड़े जारी किए हैं 68, जबकि आगर जिले में 2 विधानसभा आती है, जिसमें से सिर्फ एक आगर विधानसभा में ही अप्रैल और मई महीने में 1346 मृत्युएं हुई है, जिनकी सूची मैंने मुख्यमंत्री जी को भेजी है। मेरी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि मुख्यमंत्री जी स्पष्ट करें कि ये जो 1346 लोगों की 2 महीने में मृत्यु हुई है, इतनी बड़ी संख्या में मृत्यु होने का क्या कारण है। इंदौर से एक 21 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला सामने आया है। वह सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में MBBS तृतीय वर्ष की छात्रा थी, जो छुट्टियों में घर आई थी। जानकारी के अनुसार वह चचेरे भाई के साथ प्रतीक सेतु ब्रिज पर घूमने गई थी। परिवार को संदेह है कि सेल्फी लेने के दौरान संतुलन बिगड़ने से हादसा हुआ होगा। वहीं पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। रामलाल शहीद खरगोन MP से हूँ जी। जी बताइए, बच्ची का हादसा हुआ है, किस तरीके से, क्या बोल के घर से निकली थी? चूँकि वही रूटीन के अनुसार शाम को जो बच्चे घूमने के हिसाब से अपने भाई के साथ निकली थी, और ये राजेंद्र नगर ओवर ब्रिज के यहाँ पे वो सेल्फी लेने के चक्कर में वो अनबैलेंस होकर और इस टाइप से ये हादसा हुआ था। तो ये उस समय जबलपुर में नरकंकाल मिलने का मामला सामने आया है, जिसका खुलासा भी हुआ है, जिसने पुलिस को भी चौंका दिया, क्योंकि युवक ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उसकी हत्या हुई थी। हत्यारा भी कोई और नहीं बल्कि उसकी प्रेमिका ही निकली। प्रेमिका ने अपनी बहन के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। हत्या के पीछे की वजह सामने आई है कि मृतक ने उसे शादी का वादा किया था, लेकिन उससे शादी नहीं की, जिससे प्रेमिका नाराज थी। आपको बता दें कि शादी के 4 दिन बाद लापता युवक का नरकंकाल 24 मई को हरगढ़ जंगल में मिला था। पुलिस की पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सीवर चैम्बर में गिरने से बाल बाल बचे। मंत्री जी सीवर के निर्माणाधीन चैम्बर का जायजा लेने पहुंचे थे, तभी उनका संतुलन बिगड़ गया। सुरक्षाकर्मी और कार्यकर्ताओं ने हाथ पकड़कर मंत्री को गिरने से बचाया। दरअसल मंत्री जी जिस सीवर चैम्बर के निर्माण कार्य का दौरा करने गए थे, वहां घटिया निर्माण तरीके से निर्माण कार्य हो रहा था। जब मंत्री ने पैर की ठोकर से चैम्बर की दीवार को ठोकर मारी तो ईंट नीचे गिर पड़ी। उसी दौरान मंत्री का संतुलन बिगड़ गया था। मंत्री ने घटिया निर्माण कार्य को लेकर नाराजगी जाहिर की है। और जबलपुर के लॉन्ग प्रूफ रेंज में पहली बार निजी रक्षा उद्योग के तोपों का सफल परीक्षण हुआ।
गरुड़ V2 नाम के इस तोप के साथ ही मिनी अल्ट्रा लाइट वेट गन्स का सफल परीक्षण किया गया। भारत फोर्स लिमिटेड के बनाए इन हथियारों से देश की रक्षा पंक्ति को और मजबूती मिलने वाली है। इन दोनों के साथ भारत फोर्स लिमिटेड कंपनी ने 155/39 mm के अल्ट्रा लाइट वेट तोप का भी निर्माण किया है। बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।